Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about a previous year question paper of Junior Engineer Civil सुकास्ट का शेर कश्मीर यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर। ठीक है जी, तो ये एग्ज़ाम जो है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा फ़र्क है हमारे JKSSB और इसमें, क्योंकि पैटर्न जो है पैटर्न वही है। देखिए सिलेबस तो वही है बट थोड़ा सा पैटर्न का हिसाब किताब अलग है। उसमें क्या था कि उसमें आपके पास अगर आप JKSSB को देखोगे तो JKSSB जो है वो क्या करती है, वो आपके पास 120 क्वेश्चन आस्क करती है। देख लीजिए 120 क्वेश्चन होते हैं और 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चन। ये JKSSB की बात है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की 0.25 मार्क्स कटते हैं और 1 मार्क आपको करेक्ट आंसर का मिलता है। ठीक है जी, ये JKSSB है। बट अगर आप सुकास्ट की बात करेंगे तो सुकास्ट में आपके पास 1 आवर 40 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 60 + 40 100 मिनट्स मिलेंगे। 100 मिनट्स एंड क्वेश्चन कितने होंगे? द बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस। ओके, यानी कि 100 क्वेश्चंस एंड 100 मिनट्स थे यहाँ पे आपके पास सुकास्ट में। ठीक है, कश्मीर वाले, और फ़र्क इतना ही है और कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आपके पास JKSSB में भी आपके पास जो एक क्वेश्चन के 1 मार्क मिलता था। करेक्ट आंसर करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर गलत रॉन्ग आंसर करते हो तो आपके पास 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1। आपके पास 100 क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इफ़ B डिनोट्स सेंटर ऑफ बायोंसी, G denotes center of gravity, and M denotes metacenter of a floating body. The body will be in a stable equilibrium if क्या कहता है, अगर B जो है बयान सेंटर ऑफ बायोंसी है, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और M जो है मेटा सेंटर है एक फ्लोटिंग बॉडी का। फ्लोटिंग बॉडी की बात हो रही है, तो फ्लोटिंग बॉडी का मैंने बोला था आपको कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, जो मेटा सेंटर होता है वो अबो होता है ग्रेविटी से। ठीक है, और जो सबमर्ज्ड बॉडी होती है वहाँ पे आपके पास बायोंसी की बात की जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ए पार्ट में बोला था M कोइंसाइड्स विद G, गलत है। बी पार्ट बोला था B कोइंसाइड विद G, ये भी गलत है। और C पार्ट में बोला था M इज़ अबो G, तो ये सही है कि मेटा सेंटर जो होगा वो आपके पास ऊपर होगा G ग्रेविटी से। ठीक है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्लियर है। और M इज़ बिलो G, ये गलत है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट सही है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन surface is submerged in water such that its top and bottom surfaces are 1.5 meter and 6.0 meter respectively below the free surface। ठीक है, क्या कहा कि एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन है, प्लेन सरफेस है आपके पास जो सबमर्ज किया गया है वाटर में, ताकि आपके पास इसका जो टॉप और बॉटम सरफेस जो हैं वो 1.5 मीटर एंड 6.0 मीटर रेस्पेक्टिवली बिलो द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से बिलो हैं ये। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ, आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है फ्री सरफेस से नीचे और कितनी दूरी पे है, तो 3.75 मीटर, 4.0 मीटर और 4.2 मीटर, 4.5 मीटर। तो ये मैंने कैलकुलेट किया था और ये 4.2 मीटर निकलता है। तो आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए किस तरह से करना है। अब वो डिटेल में क्या नाम नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास में है हमारा। ठीक है, बस क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि गिवन अ DR यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट, कितना DR यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट, द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कैन नॉट बी यूज्ड टू obtain a MDR unit हार यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द सेम कैचमेंट इफ़। क्या कहा इसने, एक DR यूनिट हाइड्रोग्राफ है एक कैचमेंट का, जिसमें मेथड ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते आप MDR यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द सेम कैचमेंट। तो क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास क्या होता है, रीज़न है आपका
क्या रीज़न है आपके पास, क्यों नहीं आप MDR यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है यूज़ क्यों नहीं कर सकते हो सुपरपोजिशन मेथड में। ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है पहला कि m इज़ ग्रेटर देन 5, गलत, ये बात नहीं है। m इज़ लेस देन 3, नहीं। m इज़ एन इंटीजर, नहीं। m इज़ अ फ्रैक्शन, m अगर फ्रैक्शन में होगा ना आपके पास तो तभी जाके आप मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते MDR यूनिट हाइड्रोग्राफ को लाने के लिए सेम कैचमेंट में। ठीक है जी, तो आपके पास ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इसने, द 12 यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट इज ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, क्या कहा इसने, 12 यूनिट हाइड्रोग्राफ है कैचमेंट का, उस वो ट्राइंगुलर है शेप में, विद बेस विड्थ 120 आर्स, और बेस विड्थ कितनी 120 आर्स है, एंड ए पीक डिस्चार्ज ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ रेफर्स टू अ कैचमेंट ऑफ एरिया। कहता है ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है ये आपके पास एक कैचमेंट ऑफ एरिया कितना आता है इसमें, तो आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है कितना कैचमेंट ऑफ एरिया लेता है ये पूछा गया है। तो इसमें आपके पास जो इसका आंसर है वो 432 किलोमीटर स्क्वायर बन जाता है। तो ये आप लोग खुद इसको कोशिश करें, अगर नहीं है आपको पता चलेगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा अगली वीडियो में। फ़िलहाल आज 100 क्वेश्चंस को हमने क्या नाम है टारगेट रखा हुआ है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सेट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल फ्लो। कहता है 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट्स का सेट क्या हो सकता है। तो पहला है कि ए पार्ट है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, गलत है। b इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यही सही है आपका। ठीक है जी, याद रखें ये वाला कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट्स कौन सा हो सकता है आपके पास, जो सेट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स है 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए, वो है u जो होगा एक्स प्लस वाई होगा और v जो होगा एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आपके पास कि द रिलेशनशिप बिटवीन CV एंड CC इज़ गिवन बाय, बताइए जी क्या होगा ये। तो ये आपके पास पहला जो ऑप्शन है ए पार्ट यही करेक्ट है इसका, CD इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाय CC। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन द रिलेशनशिप बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी म्यू एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी V इज़, तो वो क्या रिलेशन है आपका, वो रिलेशन है V इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ठीक है, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है जी, तो ए पार्ट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है आपसे कि एन ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर विद 150 एक ओपन टैंक है 1 मीटर डीप वाटर है विद 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 अबव इट। ओपन टैंक था जिसमें 1 मीटर डीप वाटर था जिसकी 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल था जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो थी 0.8 थी अबव इट। ठीक है, वाटर से। एज्यूमिंग द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक विल भी, बताइए जी कितना होगा। तो ये जब मैंने कैलकुलेट करा हुआ तो इसका आंसर निकला हुआ है 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी आप लोग भी कैलकुलेट कर लें और यही इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ अ चैनल इट्स हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट बी इक्वल टू। कहता है जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर सेक्शन होती है चैनल की, तो बताइए इसका जो हाइड्रोलिक रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा। तो वो होता है आपके पास y/2√2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे इन्होंने भी, JK SSB से हटके हैं पर। ठीक है उनका कंसेप्ट भी है पर उनसे थोड़ा सा हट गया। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोफिशिएंट n एंड चेजिस कोफिशिएंट C इज़ गिवन, बताइए क्या होगा। तो आपके पास वो जो रिलेशनशिप है मैनिंग कोफिशिएंट और चेजी कोफिशिएंट के बीच में वो है C इज़ इक्वल टू R⁻⁴ अपॉन n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट आंसर है आपका।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ स्टोरेज रेजरवायर इज़ अ फंक्शन ऑफ, जो ट्रैप एफिशिएंसी है स्टोरेज रेजरवायर की वो किसका फंक्शन है, तो वो है आपके पास ए पार्ट कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो, कितनी कैपेसिटी डिवाइड बाय इनफ्लो करोगे तो दैट इज़ नोन एज ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ ए स्टोरेज रेजरवायर। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था द रेशियो ऑफ द यील्ड ऑफ अ क्रॉप टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द फील्ड इज़ नोन एज, क्या कहा कि रेशो बताइए यील्ड ऑफ ए क्रॉप टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द फील्ड। ठीक है जी, कितनी क्रॉप की यील्ड है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, उसको आप बोलते हो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। क्या बोलते हो उसको आप? फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो बोलता है डार्सीज लॉ फॉर ग्राउंड वाटर मोशन स्टेट्स दैट द फ्लो वेलोसिटी, डार्सी लॉ जो है ग्राउंड वाटर के मोशन के लिए ये कहता है कि जो फ्लो वेलोसिटी जो है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट आपका आंसर है कि जिसमें ये बता सकते हैं कि फ्लो वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, जब ग्राउंड वाटर मोशन होता है तो ग्राउंड वाटर मोशन के लिए अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज़ एसेंशियली इम्परमिएबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर इवन दो इट मे कंटेन वाटर इन इट्स पोर्स इज कॉल्ड, एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो आपके पास इसेंशियली इम्परमिएबल है। ठीक है, परमिएबल नहीं है, परमिएबल है किसके लिए? फॉर फ्लो ऑफ वाटर के लिए। इवन दो इट मे कंटेन वाटर इन इट्स पोर्स इज कॉल्ड, फिर भी अगर उसमें आपके पास उसके पोर्स में पानी हो सकता है तो उसको कहेंगे एक्विक्ल्यूड। क्या कहेंगे उसको? एक्विक्ल्यूड। शर्त बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छी कंडीशन है इसके एक्विक्ल्यूड को समझने की, वो ये कि आपके पास जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो, इम्परमिएबल हो। ठीक है, किसके लिए? वाटर के फ्लो के लिए इम्परमिएबल हो, यानी कि परमिएबल नहीं है वाटर के फ्लो के लिए वो, लेकिन फिर भी उसके पोर्स में वाटर होता है, तो ऐसी चीज़ को हम, ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हम एक्विक्ल्यूड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ये कि वाटर प्रेजेंट इन आर्टिसियन एक्वीफर इज इक्वल, यूजुअली कहता है वाटर प्रेजेंट इन artesian aquifers is usually above the atmospheric pressure। ठीक है जी, जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ से ऊपर होता है आपके पास आर्टिसियन एक्वीफर में वाटर। ठीक है जी, डी पार्ट था आपका इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल इज कॉल्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपके पास एक्सट्रैक्ट किया जा सके किससे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। कहाँ पे? फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल इज कॉल्ड, उसको स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है फॉर एफ आर, यानी कि फ्रॉड नंबर, फॉर एफ आर इज़ द फ्रॉड नंबर for a flow in triangular channel, then the Froude number for the same velocity and same depth of the flow in a rectangular channel is given by, ट्रायंगुलर फ्लो के लिए, ट्रायंगुलर फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर जो होगा, ठीक है, बोलते हैं एफ आर जो था वो फ्रॉड नंबर था फॉर ए फ्लो इन ए रेक्टेंगुलर चैनल, तब फ्रॉड नंबर किसके लिए? सेम वेलोसिटी के साथ, सेम डेप्थ के साथ फ्लो किस में? रेक्टेंगुलर चैनल में। ठीक है, पहले ट्रायंगुलर चैनल है, अब रेक्टेंगुलर चैनल में, तो क्या होगा वो? तो कुछ नहीं, इसमें एक शर्त होती है, वो शर्त है आपके पास एफ आर अपॉन √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 वो कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम इट्स करंट लेवल टू फील्ड कैपेसिटी इज नोन एज, क्या कहा इसने? इसने कहा कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो रिक्वायर किया जाएगा किसके लिए? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को ब्रिंग करने के लिए, कहाँ से? इसके करंट लेवल से, फ्रॉम इट्स करंट लेवल टू फील्ड कैपेसिटी, कहाँ तक? फील्ड कैपेसिटी तक, तो उसको आप बोलते हो सॉइल मॉइस्चर डिफिसाइट, डिफिसिट बोलो या डिफिसाइट बोलो, वट एवर यू प्रोनाउंस इट, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन ए नॉन रेक्टेंगुलर चैनल इज एक्सप्रेस्ड बाई, क्या कहता है कि आपके पास द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन नॉन रेक्टेंगुलर चैनल इज एक्सप्रेस्ड बाई, उसको आप क्या कहते हो? उसको बोलते हो आप, किस तरह से एक्सप्रेस करते हो उसको? क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन टी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 का आपके पास बी पार्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आपके पास इफ़ द स्टोरेज एस, इनफ्लो रेट आई एंड आउटफ्लो रेट क्यू फॉर a river reach are related by s is equal to k into x raised power xl raised power n plus 1 minus x इंटू क्यू रेज पावर n, देन बताइए क्या होगा इसमें। n इजक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करेगा मॉडिफाइड पल्स मेथड, नहीं। बी पार्ट है आपके पास n इजक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए लीनियर चैनल, नहीं। अब आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर सी पूछा हुआ है, अब बताया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर सी में कि n इजक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द मस्किंघम मेथड, नहीं। तो इसका डी पार्ट आंसर है वो है कि n इजक्वल टू 1 हो जाएगा, आपके पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो क्या बता रहेगा, मस्किंघम मेथड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। तो n अगर 0 कर दोगे तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पूरी इक्वेशन गलत हो जाती है। n की वैल्यू 1 होती है और कौन से मेथड है ये, मस्किंघम मेथड है। तो मस्किंघम मेथड क्या आपके पास ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है कि इफ़ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ अ सिटी ऑफ कितना, 1s 10s 100 1000 10,000 50,000 population is 20 mld, then the maximum daily demand is। तो वो आपके पास जब कैलकुलेट करते हो आप तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 36 mld। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी, किलिंग ऑफ पैथोजेंस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ ऑर्डर। देखिए जी, आपको डिसइंफेक्शन करना है तो डिसइंफेक्शन में ना ही टर्बिडिटी का रिमूव होता है, ना ही हार्डनेस का, ना ही ऑर्डर का। आपके पास पैथोजन को किल करेंगे तो तभी जाके आप डिसइंफेक्शन कर सकते हो वाटर को। ठीक है, तो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वो बोलता है कि द फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू सीवेज सैंपल। क्या कहता है, सीवेज सैंपल के बारे में कह रहा है। ये नीचे दिया गया डेटा, उसमें बोला है कि इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 मिलीग्राम पर लीटर, फाइनल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मिलीग्राम पर लीटर, डाइल्यूशन परसेंटेज इज़ 1.5%। द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखिए मैंने BOD की आपको कहीं ना कहीं पूरी फुल फॉर्म भी बता दी क्या है ये, क्योंकि ये भी पूछी गई है हमारे JK SSB के एग्ज़ामिनेशन में। तो वो क्या है, BOD, और SSC में पूछी जाती है। तो BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आप द गिवन सीवेज सैंपल इज, बताइए जी BOD क्या निकलेगी। तो जब ये आप फार्मूला लगाते हो इसको BOD के लिए तो आपके पास ये आंसर निकल के आता है आपके पास 400 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द इमहॉफ कोन इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ। तो सेटलेबल सॉलिड्स जो होते हैं उनको उनका अमाउंट को मेजर करने के लिए आपके पास इमहॉफ कोन को इस्तेमाल किया जाता है। याद रख लेना, सेटलेबल सॉलिड्स को अगर मेजर करना है आपने कितने अमाउंट में है तो इमहॉफ कोन को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली अ पैरामीटर मेजर्ड इन सीवेज करेक्टराइजेशन। कहता है सीवेज करेक्टराइजेशन में कौन सा इसमें से नीचे दिए गया जो पैरामीटर है इस्तेमाल नहीं होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जी सीवेज में, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी होता है, टर्बिडिटी ये भी होता है, बट टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं TSS ये आपके पास पैरामीटर नहीं इस्तेमाल किया जाता है जब आप सीवेज करेक्टराइजेशन को मेजर करवाते हैं। तो 25 का सी पार्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 बात करेंगे तो व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ क्लैरिफायर। अच्छा ये एक चलो वो तो बाद में बताते हैं कि क्या है, क्योंकि इसमें ना मैंने किसी को सर्कल लगाया किसी को टिक लगाया हुआ है, तो आप आंसर वो ना समझें, आंसर अपनी मर्ज़ी से दें आप जो आपको लगता है सही सा। ठीक है, बट अगर जो बाद में बता रहा हूँ कि यही है जिसको मैं अथेंटिकेट बता रहा हूँ कि ये आंसर है तो वो आंसर है। ठीक है जी, मैंने बहुत मतलब पूरे क्लैरिफाई करके ये आंसर दिए हुए हैं इसके। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास इसको टिक है और इसको सर्कल है, तो इसमें से आपका आंसर जो है वो सी पार्ट ही है 22 का क्वेश्चन नंबर जो 22 उसका किलिंग ऑफ पैथोजेंस ही आपके पास डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है, चलिए हार्डनेस रिमूव करने से डिसइंफेक्शन नहीं होता है,
चले, तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे हम, तो ये तो हो गया ना TSS, यानी कि पैरामीटर जो है सीवेज करेक्टराइजेशन को मेजर करने का नहीं है, तो वो है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 26 में बात करेंगे, तो व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ क्लैरिफायर इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में क्लैरिफायर का मेन रोल क्या रहता है, इसका रहता है जिस टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। जो क्लैरिफायर होता है सीवेज ट्रीटमेंट में वो क्या कर देता है, सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करता है। तो ये आपके पास ऑप्शन सी आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। दूसरे ऑप्शन नहीं पढ़े मैंने टाइम की शॉर्टेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, तो वो है ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लोरीन फॉर डिसइंफेक्शन इन सीवेज ट्रीटमेंट इज़ दैट। क्या कहता है, एक मेजर डिसएडवांटेज किसका, क्लोरीन का इस्तेमाल करने के लिए, कब, जब आप क्या करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका डिसएडवांटेज है, वो भी मेजर, तो वो क्या है, इट डज़ नॉट किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो पूछा हुआ है कि विच एनालिटिकल मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड टू मेजर एंड एनालाइज पार्टिकुलेट मैटर इन एम्बियंट एयर सैंपल्स। क्या कहता है, कौन सा एनालिटिकल मेथड है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक पार्टिकुलेट मैटर को, किसमें, एम्बियंट एयर सैंपल में। तो आंसर आपके पास है डिफरेंशियल ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा, डिफरेंशियल ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है जो इस कॉमनली यूज़ किया जाता है मेजर और एनालाइज करने के लिए पार्टिकुलेट मैटर को, किसमें, एम्बियंट एयर सैंपल्स में। कौन सा, DOS, D फॉर डिफरेंशियल, O फॉर ऑप्टिकल, A फॉर एब्जॉर्प्शन एंड S फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइज मैट्रिक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू assess long term exposure to environmental noise and its impact on human health। क्या कहा, बोला कि इसमें से नॉइज मैट्रिक्स कौन से हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को एसेस करवाने के लिए, टू इन्वायरमेंटल नॉइज़ के लिए, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ए ह्यूमन लाइफ। तो वो है साउंड एक्सपोजर लेवल। साउंड एक्सपोजर लेवल जो है ये आपके पास नॉइज़ मैट्रिक है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है टू एसेस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल नॉइज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे 61 हैं अभी, 61 नहीं 71। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या आता है, व्हाट इज़ ए प्राइमरी इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। कहता है प्राइमरी इन्वायरमेंटल कंसर्न कौन सा है जो एसोसिएट करता है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, सैनिटरी लैंडफिल्स फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के साथ एसोसिएट है। तो वो है आपके पास लेचेट कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। कौन सा, लेचेट कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न है जो एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन अ विटामिन। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि पेनिट्रेशन टेस्ट जो विटामिन पे किया जाता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्या डिटरमाइन करता है वो विटामिन की, वो ग्रेड को डिटरमाइन करता है, ठीक है जी। विस्कोसिटी को नहीं, डक्टिलिटी को नहीं, डेंसिटी को नहीं, क्या 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 वो डिटरमाइन करता है, पेनिट्रेशन टेस्ट से हम जब पेनिट्रेशन टेस्ट विटामिन में करेंगे तो वो विटामिन की ग्रेड को पता करवाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है आपके पास, द डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन इज इक्वल टू। तो डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ओवरटेकिंग जोन के लिए आपके पास डिज़ायरेबल लेंथ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है जी। 2 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये गलत है,
5 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये भी गलत है। 3 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये भी गलत है। तो सिर्फ OSD होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपके पास है। 32 का ए पार्ट आंसर सही है, ठीक है। और ये 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, OSD ही बताया हुआ हर एक ऑप्शन में, दैट आर नॉट करेक्ट। सिर्फ OSD जो है आपके पास, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। दैट इज़ डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OSD बोला जाता है। चलिए, तो ये 2 टाइम ऑफ SSD होता है, ठीक है। 2 टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, स्टॉप साइड डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे SSD तो बताया नहीं है ना, 2 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बताया पार्ट नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए आप धोखे में मत रहें। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, तो बोलता है एज़ पर IRC। देखिए हाईवे के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे हुए हैं और अच्छे हैं, गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा हुआ है कि एज़ पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ व्हीकल इज़। कहता है IRC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, के अनुसार आपके पास जो मैक्सिमम विड्थ होती है व्हीकल की वो कितनी होती है। 1.84 मीटर, बी पार्ट 2.04 मीटर, सी पार्ट 2.44 मीटर और डी पार्ट 3.84 मीटर। तो आपके पास इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, यानी कि जो आपके पास मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल जो होती है वो 2.44 मीटर होती है, ठीक है जी। चलिए अभी बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में लिखा हुआ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इन हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन इज़ टू। ये भी गुड क्वेश्चन है कि प्राइमरी पर्पस बताइए हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का इन हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में क्या होता है। तो मैनेज द एलिवेशन चेंजेस, नहीं। बी ऑप्शन में बोला हुआ है कि एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, नहीं। सी ऑप्शन में पूछा गया है प्रोवाइड सेफ एंड एफिशिएंट व्हीकल ट्रैवल अराउंड करूज। क्या कहता है, जो आपके पास प्राइमरी पर्पस जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब होता है, जब हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं आप, तो वो क्या करवाता है, सेफ़ और एफिशिएंट व्हीकल ट्रैवल करवाता है अराउंड करूज़ में। उसका प्राइमरी पर्पस यही रहता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का, ठीक है जी। तो ये जो ऑप्शन A B D दिए थे ये गलत है, सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 35 में डिस्कस करते हैं। बोलता है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड इन अ रोड कंस्ट्रक्शन इज़ टू, वेरी गुड। कहता है प्राइमरी पर्पस, क्या मकसद रहता है हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड करने का। जब आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस वजह क्या है, क्या टारगेट रहता है, क्या एम है हमारा। तो क्या रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिटुमिनस मटेरियल। ए ऑप्शन में पूछा हुआ था कि क्या सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड जो है उसका प्राइमरी पर्पस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बिटुमिनस मटेरियल है, नहीं, गलत। एनहांस द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सब ग्रेड सॉइल, ये सही बात है। इसमें क्या करता है वो, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो होती है आपके पास सब ग्रेड सॉइल की, उसको एनहांस करता है। और कैसे हम सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब जो सब ग्रेड का जो बेड तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अब क्या नाम है ग्रेवल वगैरह डालने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। तो एज एन इंजीनियर हम बोलते हैं कि अब इस सब ग्रेड बेड हमारा तैयार है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें किया जाए। लेकिन उससे पहले हम क्या कर देते हैं, उसकी ना क्या नाम है 225 या 250 mm तक डेप्थ को फिर से क्या नाम है डगअप करके, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, डगअप करना है, लूज़ करनी है साइल डेप्थ अप टू द डेप्थ ऑफ 250 mm, ठीक है, 250 mm, ठीक है। जब आपने वो करी तो उसमें क्या कर देना है, उसमें आपने कुछ रेशो में जो आपकी कुछ परसेंटेज में, वो एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मुझे, तो गलत कंसेप्ट देना गलत बात होती है, इसलिए मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता पा रहा हूँ। बट ये है कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन का, वो ये है कि आपके पास जब आपका बेड, आपका सब ग्रेड का बेड आपका तैयार हो जाता है, लेवल बिल्कुल ठीक हो जाता है उसका जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है मेजरमेंट्स के हिसाब से, वो पूरा जब आप तैयार कर लेते हैं, उसका पूरा अच्छे तरीके से फिनिशिंग हो जाती है, तो फिर आप क्या कर देते हैं, सब ग्रेड साइल की बात हो रही है पर, ठीक है, तो आप उसको 250 mm तक डेप्थ तक लूज़ करते हो साइल को, ठीक है।
और फिर उसमें परसेंटेज ऑफ सीमेंट को क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। आपका एक गाड़ी आती है जो क्या कर देती है, पूरे उस बेड पे क्या करेगी, बिखेर देगी सीमेंट को, ठीक है। और उस सीमेंट को फिर मिक्स किया जाएगा, ठीक है। वो एक ट्रैक्टर आएगा और ट्रैक्टर को पीछे से एक मशीन लगी होती है, मुझे उसका भी याद नहीं आ रहा अभी, रोटामीटर है शायद, ठीक है। रोटामीटर वो क्या करती है, वो पूरे बेड के ऊपर जो हमने सबसे पहले जो सीमेंट है, सीमेंट बिखेर दिया एक गाड़ी के साथ पूरे बेड पे 250 mm तक डेप्थ तक, जब हमने उसको लूज़ किया बेड को, तो उसमें मिक्स कर दिया हमने सीमेंट को कुछ परसेंटेज के हिसाब से। जैसे वो कर दिया तो आफ्टर दैट क्या कर देते हैं, हम उसको रोटामीटर के साथ मिक्स कर देते हैं पूरी सॉइल में उस सीमेंट को। फिर उसके बाद फिर से उसके ऊपर आपका जो क्या नाम है, फिर से ग्रेडिंग होती है, फिर उसको लेवल किया जाता है, ठीक है। फिर से उसको आप कह सकते हैं कि दबाया जाता है, बड़े आराम से उसको बिल्कुल रोलिंग की जाती है, ठीक है जी। वो चीज़ें होती हैं। रोलिंग करने के बाद आपका स्टेबलाइज्ड बेड तैयार हो जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर वे से उसकी काम होती है। तो चलिए, ये तो बहुत लंबा बोल दिया मैंने, बिकॉज़ शॉर्टेज ऑफ टाइम, हमें इतना लंबा नहीं जाना था, पर चलिए ये बोलना ज़रूरी था कि सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या है। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन देखिए वो क्यों किया, वो जो कहानी मैंने आपको बताई कि जब आपका पूरा बेड तैयार हो गया सब ग्रेड का, फिर उसके बाद आपने लूज़ करा सॉइल को, फिर क्या नाम है, जब उसको हल चलाई आपने, हल चलाने के बाद आपने क्या किया कि उसमें 250 mm तक डेप्थ तक लूज़ करने के बाद आपने उसमें सीमेंट को कुछ परसेंटेज में डाल दिया पूरे पूरे बेड के ऊपर। फिर आपने उसको रोटामीटर के साथ मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद फिर से उस बेड को पूरा बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपका बेड जो है वो उसकी साइल स्टेबलाइजेशन हो जाती है। तो वो साइल स्टेबलाइजेशन क्या आपके पास इंश्योर करवाती है, वो ये इंश्योर करवाती है कि आपका जो सब ग्रेड साइल है वो अब स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट, एंड एनहांस द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सब साइल ग्रेड, सब ग्रेड सॉइल, ठीक है जी। तो आपके पास प्राइमरी पर्पज ऑफ द यूजिंग सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड इन रोड कंस्ट्रक्शन इज टू एनहांस द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सब ग्रेड सॉइल, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, व्हाट डज द टर्म क्रॉस स्लोप रेफर टू इन हाईवे कंस्ट्रक्शन। क्रॉस स्लोप का मतलब क्या है जी हाईवे कंस्ट्रक्शन में, तो ए पार्ट इसका आंसर है, वो है द स्लोप ऑफ द रोड सरफेस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द एज। क्या किया जाता है इसका, क्रॉस स्लोप का मतलब होता है जो आपके पास रोड सरफेस होती है सेंटर लाइन से लेके एज की तरफ आपने क्या करना, स्लोप देना होता है, ताकि आपका जो रेन वाटर होता है या किसी भी तरीके का जो वाटर आता है रोड के ऊपर, वो साइड के लिए चला जाए और रोड के ऊपर जमा ना रहे, ठीक है। तो ए पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में बात करेंगे, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन व्हाट इज रोडवे विड्थ रेफर टू। रोडवे विड्थ का मतलब क्या होता है जी, तो रोडवे विड्थ का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आंसर क्या है इसका, द विड्थ ऑफ द ट्रैवल लेन्स ओनली। जो आपके पास ट्रैवल लेन्स की जो विड्थ होती है सिर्फ, तो क्या नाम है, बता रहे थे हम कि इन हाईवे कंस्ट्रक्शन व्हाट डज रोडवे विड्थ रेफर्स टू। तो इसका आंसर है आपके पास द विड्थ ऑफ द ट्रैवल लेन्स ओनली एक्सक्लूडिंग द शोल्डर्स एंड मीडियंस। कौन सा आंसर है इसका, कि आपको सिर्फ बोला था कि रोडवे विड्थ बताइए, तो रोडवे विड्थ कौन सी होती है, वो सिर्फ ट्रैवल लेन्स की विड्थ होती है जिसमें आपके पास शोल्डर और मीडियन को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, ठीक है। और इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, द विड्थ ऑफ द रोड इंक्लूडिंग साइड वॉक्स एंड बाइक लेन्स, ये भी गलत ऑप्शन है। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ है ए पार्ट में, द टोटल विड्थ ऑफ द रोड इंक्लूडिंग शोल्डर्स एंड मीडियंस, ये जो आंसर है उसका ऑपोजिट दिया है इसने, तो ये गलत है। सी ऑप्शन में बोला हुआ इसने कि द विड्थ ऑफ द रोड सरफेस फ्राम करब टू करब, ये भी गलत है, ठीक है जी। तो करब टू करब भी नहीं होता, आपके पास सिर्फ कौन सा होता है, विड्थ ऑफ द ट्रैवल लेन्स ओनली और एक्सक्लूडिंग शोल्डर्स एंड मीडियंस, शोल्डर्स और मीडियंस के को हटा के जो आपके पास विड्थ बचती है दैट इज़ नोन एज रोडवे विड्थ, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, ए टेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाईवे अलाइनमेंट रेफर्स टू द। देखिए हाईवे के ना क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, ठीक है। अब बोलता है कि आपके पास एक टेजेंट जो होता है
इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाईवे अलाइनमेंट रेफर्स टू द। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द रोड, ये क्या होती है? रोड की स्ट्रेट सेक्शन होती है दैट कनेक्ट्स टू कर्व्स। जब क्या करेगी? वो दो कर्व्स को कनेक्ट करेगी, उसको टेजेंट कहते हैं, उसको टेजेंट कहते हैं। तो टेजेंट क्या है? एक स्ट्रेट सेक्शन होती है रोड की जो कनेक्ट करती है दो कर्व्स को। कितने कर्व्स को? दो कर्व्स को। जो स्ट्रेट सेक्शन कर्व रोड की कनेक्ट करेगी तो उसको आप टेजेंट कहेंगे। ठीक है जी। मतलब आपके पास सर्वे से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सर्वे या हाईवे अलाइनमेंट रख लो, तो सर्वे का भी क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन नंबर 39 को पूछा गया कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड्स इज। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके पास हिल रोड्स हो जाती हैं, प्लेन रोड्स हो जाती हैं, बिटुमिनस। तो ऑन द टाइप्स ऑफ रोड्स जो है आपके पास अलग अलग तरीके का कैम्बर है, अलग अलग कैम्बर की वैल्यू मिलती है आपके पास। तो 2.5% जो होता है वो आपके पास थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड्स के लिए कैम्बर मिनिमम वैल्यू होती है कैम्बर की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39 का बी पार्ट आंसर है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, देखिए द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड्स शैल नॉट एक्सीड। कहता है जो आपके पास सुपर एलिवेशन जो होती है हिल रोड पे, वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हिल रोड्स पे जो सुपर एलिवेशन होती है। ठीक है, बिकॉज हिल रोड्स पे सबसे ज़्यादा आपके पास सुपर एलिवेशन देने के चांस बनते। ठीक है, तो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्ट इज़ टू। देखिए अब आपके पास CPM पर्ट की बात हो रही है, अभी तक हाईवे के हमने डिस्कस करे। तो ये होता है शेड्यूल एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, इसको बोलते हैं पर्ट। पर्ट क्या कहता है कि आपको क्या करना है? टाइमलाइंस को शेड्यूल और कंट्रोल करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को जो शेड्यूल और कंट्रोल करे उसको आप मेन ऑब्जेक्टिव कहते हो पर्ट का। अच्छा, उसके बाद आपके पास है 42 क्वेश्चन में, फ्री फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन। बताइए किसी भी एक्टिविटी के लिए जो फ्री फ्लोट होगा वो डिफाइन किया जाता है, तो कैसे डिफाइन करोगे? द फ्री फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इट्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अभी अभी जो आपने क्या किया हुआ फिनिश टाइम जो है वो, एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। जो पहली एक्टिविटी ख़त्म हुई उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, और उसमें आपके पास किसको माइनस करोगे? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर द सक्सेसर एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी शुरू करोगे, ठीक है, जो एक्टिविटी ख़त्म करी उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस आपके पास जो एक्टिविटी आपने खत्म शुरू करनी है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को जब आप डिफरेंस निकालोगे दैट इज़ फ्री फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ क्रिटिकल पाथ इन CPM में, क्रिटिकल पाथ मेथड में क्रिटिकल पाथ क्या होता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि ये जो होता है आपके पास द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डिटरमाइंस द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्या देता है? ये क्या करता है? ये एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस बताता है जिसमें आपके पास मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताई गई हो, उसको आप क्रिटिकल पाथ कहते हैं CPM में। इसमें बोला मोस्ट एक्टिविटीज़ आती हैं, नहीं। इसमें बोला बी पार्ट में कि द पाथ विद द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, नहीं। द पाथ दैट इंक्लूड्स ऑल प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स, ये भी नहीं। ना ए ना बी ना डी ऑप्शन, तो ओनली द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ इन CPM इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डिटरमाइंस द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में पूछा गया है, इन CPM द फ्लोट रेफर्स टू द, फ्लोट का मतलब क्या होता है CPM में? हमने तो क्या बोलते हैं, फ्लोट की बात करेंगे हम CPM में, तो वो क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इन एक्टिविटी कैन बी डिलेड। कितना आपके पास अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आपके पास एक एक एक्टिविटी को डिले किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। क्या करना है आपने? आपके पास इन CPM द फ्लोट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट को अफेक्ट ना करते हुए आपके पास कितना अमाउंट ऑफ टाइम एक एक्टिविटी को आप डिले कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लोट इन CPM। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का ए पार्ट आपका आंसर है। तो क्यों हम अगले को पढ़ेंगे, छोड़ दो, उतना कहानी बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन अ पर्ट चार्ट। क्या कहता है आपके पास
कि इसमें से पर्ट चार्ट पे कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। तो कास्ट एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए कास्ट एस्टिमेट नहीं होता है पार्ट चार्ट में, ठीक है जी। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 में बात करते हैं। तो वो बोलता है इन CPM द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग स्लैक टाइम इज़ टू। तो आपके पास स्लैक टाइम क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्या पर्पज़ है CPM में। तो एसेस द फ्लेक्सिबिलिटी इन द शेड्यूल फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए आपके पास शेड्यूल को क्या कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसका स्लैक टाइम निकालते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, इन अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था आपका, ठेका था, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ़ द एक्चुअल कास्ट एक्सीड्स द एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर एक्चुअल कास्ट जो थी वो बढ़ जाती है, ठीक है जी, तो क्या करोगे। तब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्जर्व्स द एडिशनल कास्ट, तब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जो ठेकेदार होगा, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा एडिशनल कास्टर्स को, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ए पार्ट है आपका पास। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट्स डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एसेट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। तो कौन सा मेथड जो है डेप्रिसिएशन का, जिसमें आपके पास कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एसेट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू, तो वो है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। कौन सा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में आपके पास जो डेप्रिसिएशन होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है एसेट्स बेस्ड ऑन द एसेट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू में, ठीक है जी। उसको स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन। अभी बात करते हैं 49 में आपके पास, विच एस्टिमेट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटीज़। कहता है कौन सा एस्टिमेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कम्प्रीहेंसिव ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट्स के लिए, किसके ऊपर बेस है, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो दैट इज़ नोन एज डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट ही बताएगा आपके पास कि क्या स्पेसिफिकेशंस और क्वांटिटीज़ क्या हैं, है ना जी। तो दैट एस्टिमेट इज़ नोन एज डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। तो 49 का आपके पास बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ टिपिकली इंक्लूडेड इन अ टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में आपके पास डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट कास्ट ब्रेकडाउन एंड पेमेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर आपके पास टेंडर डॉक्यूमेंट। तीसरे में डी पार्ट में लिखा ओनली द प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है जी। तो उसके बाद बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 में लिखता है द कर्व्ड सरफेस विच एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। कहता है वो कर्व्ड सरफेस जिसमें आपके पास हर एक पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट पे इज़ दैट एट दैट पॉइंट, तो बताइए उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं लेवल सरफेस। क्या कहते हैं, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है, वो कर्व्ड सरफेस जिसमें आपके पास हर एक पॉइंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, उस ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 52 में बात करते हैं इन अब आ गया जी आपके पास कहीं ना कहीं ये आपके सर्वे के क्वेश्चन हैं। बोला गया 51 से आगे सर्वे के क्वेश्चन लग रहे हैं। तो बोला गया इन चेन सर्वेइंग द टर्म ऑफसेट रेफर्स टू। ऑफसेट जो होता है ना, परपेंडिकुलर क्या होती है, मेन सर्वे लाइन के लिए परपेंडिकुलर जो आपके पास मेजरमेंट होती है उसको ऑफसेट कहते हैं। तो बी पार्ट में आपके पास लिखा हुआ ए मेजरमेंट टेकन परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन इज़ द ऑफसेट। ओके जी। चेन सर्वेइंग में आपके पास क्या होता है, ऑफसेट का मतलब होता है एक मेजरमेंट होती है जो टेकन की जाती है परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन। जेके SSB में भी आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट देखा मैंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में पूछते हैं। तो द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गुड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप। कहता है कि आपके पास एक लाइन जो पास करती है इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर। जो हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर और वर्टिकल क्रॉस हेयर है
उनमें आपके पास इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास जो होगा एंड इट्स कंटिन्यूएशन, और कहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास होगा और उसकी इट्स कंटिन्यूएशन में, उसको कहते हैं आप द लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन किस किस से थ्रू पास करती है आपके पास, ये पास करती है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर और वर्टिकल क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास और उसके कंटिन्यूएशन में। तो कहते हैं 3-4 चीज़ों के से पास होके जो लाइन जाती है दैट इज़ नोन एज लाइन ऑफ कोलिमेशन। कौन कौन से, या कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, वर्टिकल क्रॉस हेयर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास एंड उसके कंटिन्यूएशन में। उसके कंटिन्यूएशन में जो आपके पास लाइन रहती है दैट लाइन इज़ नोन एज द लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो अच्छा, एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ मैं इसको। 54 क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन ए चेन इज़ यूज्ड एट ए टेम्परेचर मोर देन द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इन मेजर्ड लेंथ विल बी। देखिए जी, कहता है कि आपके पास जब एक चेन जो है वो यूज़ की जाती है उस टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर कहलाएगा उस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर पे इस चेन को बनाया गया था, ठीक है, कैलिब्रेट किया गया था कि इस टेम्परेचर के ऊपर ही ये काम करती है। तो थोड़ा सा हिलना पड़ा हमें, ठीक है, पर क्वेश्चन जो है वो क्या था, मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास अगर चेन जो है जब आपके पास इस्तेमाल कर रहे हो आप उस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर जो है कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो बताइए जी मेजर्ड लेंथ कैसा होगा, एरर जो होगा मेजर्ड लेंथ में वो कैसा होगा, वो होगा कुमुलेटिव। कौन सा होगा, कुमुलेटिव। तो याद रखें इस तरीके का जो आपके पास टेम्परेचर का कहीं ना कहीं टेम्परेचर की वजह से जो एरर आता है लेंथ में वो कुमुलेटिव एरर होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। बोलता है कि इन कंपास सर्वेइंग इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज़ ईस्टवर्ड द ट्रू बेयरिंग इज़ वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए इन्होंने और सब्जेक्ट वाइज पूछे हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट सा जग रहा है, इस तरह से इंटरेस्ट जग रहा है कि मतलब मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। बड़ी डेप्थ से क्वेश्चंस इस तरह से निकल के आ रहे हैं, एक चीज़ पूछी फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पूछी, इस तरह से है। चले, बोलता है कि इन कंपास सर्वेइंग की बात करेंगे तो इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज़ ईस्टवर्ड, मैग्नेटिक डिक्लाइन जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, ईस्ट की तरफ हो रहा है, तो ट्रू बेयरिंग इज़, तो ट्रू बेयरिंग क्या हो जाएगी आपके पास, वो ग्रेटर देन द मैग्नेटिक बेयरिंग होगी। किससे होगी, ग्रेटर देन द मैग्नेटिक बेयरिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि ईस्टवर्ड है और आपके पास ट्रू बेयरिंग जो होगी वो मैग्नेटिक बेयरिंग से ज़्यादा होगी। अब ये आपके पास यहाँ पे इसने स्मॉलर दैन लिखा, इक्वल टू लिखा और अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक बेयरिंग, ये डिक्लाइनेशन ये कुछ भी नहीं है, ये सही सा आंसर जो है वो यही है, ग्रेटर देन द मैग्नेटिक बेयरिंग। आप अगर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ग्रेटर देन द मैग्नेटिक बेयरिंग कैसे हुआ, इसको अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहते हैं अपने माइंड में, तो आप इमेजिन करिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रू बेयरिंग का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के साथ, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं जो आपकी डिक्लाइनेशन हुई होती है और जो मैग्नेटिक बेयरिंग होती है उसको कहीं ना कहीं ऐड अप करके तो आपका आंसर प्लस में ही आता है। तो कहीं ना कहीं ये फिर ग्रेटर देन द मैग्नेटिक बेयरिंग ही तो हुआ, ठीक है जी। तो एनीहाउ क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, तो इफ़ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज़ 62 डिग्री 20 मिनट, अगर आपके पास मैग्नेटिक बेयरिंग जो है लाइन की वो 62 डिग्री और 20 मिनट है, एंड द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ऑफ दैट प्लेस इज़ 2 डिग्री 50 मिनट, और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है उस प्लेस की वो कितनी 2 डिग्री 50 मिनट है ईस्ट में, ठीक है, देन द ट्रू बियरिंग ऑफ दैट लाइन इज़, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे भी ना मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हुई है और मैग्नेटिक बियरिंग है, ठीक है, तो अब बताओ जी तो ट्रू बियरिंग क्या होगी, तो आप ऐड करोगे, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे वो क्वेश्चन यही था ना, ये और ये क्वेश्चन तो सेम सेम ही है। यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हुई है ईस्टवर्ड की तरफ और ट्रू बियरिंग बतानी है, यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हुई है, तो दोनों को ऐड अप करोगे तो आपके पास क्या होगा आंसर, वो होगा आपके पास 62 डिग्री 20 मिनट प्लस 2 डिग्री 50 मिनट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 + 2 हो गया 64, और 20 + 50 हो गया आपके पास कहीं ना कहीं 70, यानी कि 65 डिग्री 10 मिनट आपका डी पार्ट जो है वो आंसर है इसका, ठीक है। तो इन दोनों जो क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे ना, कौन कौन सा 55 और 56, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट का आपका क्लियर हो जाएगा। 57 की बात करें तो जनरली इन रेलवे करूज, ठीक है जी, जनरली अगर आप रेलवे करूज की बात करोगे, द डिग्री ऑफ द करू मीन्स सेंट्रल एंगल ऑफ द करू सबटेंडेड बाई, जो आपके पास रेलवे करू की बात करेंगे, अगर जो डिग्री ऑफ करू होता है
उसका मीन्स इसका मतलब ये होता है जो सेंट्रल एंगल होता है उस सेंट्रल एंगल जो होता है कर्व का उसको सबटेंड किया जाता है। सबटेंड मीन्स वो एंगल बनाएगा, ठीक है जी, वो कर्व के हिसाब से। तो कितना एंगल बनता है एक्चुअल में जो रेडियस होता है ना कार्ड का, एक कार्ड ऑफ 30 मीटर लेंथ का, याद रखना, ठीक है। रेलवे की बात हो रही है यहाँ पे कि आपके पास रेलवे के क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं अब आगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ कि रेलवे जो कर्व होगा, जहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व का मतलब ये होता है कि जो सेंटर एंगल जो होता है कर्व का वो सबटेंड कितना करता है, एक कार्ड ऑफ 30 मीटर लेंथ का एंगल आपके पास सबटेंडेड एंगल निकलता है, ठीक है जी। तो आपके पास आर्क लेंथ पता चल गया यहाँ से, ठीक है। तो कार्ड, ए कार्ड ऑफ 30 मीटर लेंथ याद रहेगा। एक कार ए आर्क ऑफ, आर्क नहीं, इट इज़ ओनली ए कार्ड ऑफ 30 मीटर लेंथ, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में बात करेंगे। तो इन डिफरेंशियल लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन ए लॉन्ग स्ट्राइट लाइन टिपिकली, कहता है डिफरेंशियल लेवलिंग में बात करेंगे अगर हम, तो जो इफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ऑन ए लॉन्ग साइड लाइन टिपिकली, तो इससे क्या हो जाता है, इससे आपके पास काजेज द रीडिंग टू बी टू हाई। जब आप क्या कर देते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं तो इफेक्ट जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का जो पड़ता है, ठीक है, लॉन्ग साइड लाइन में, तो वो क्या होता है, वो रीडिंग को टू बी टू हाई, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा बना देता है, काजिंग द रीडिंग टू बी टू हाई, ठीक है जी, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 59 में व्हेन यूजिंग ए टैक्योमीटर, जब आप टैक्योमीटर को इस्तेमाल करते हैं, द एरर ड्यू टू द नॉन कोइंसिडेंस ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस विद द लाइन ऑफ द साइट इज़ नोन एज, उसको बोलते हैं कोलिमेशन एरर। कोलिमेशन एरर कहलाता है वो एरर जब आपके पास नॉन कोइंसिडेंस ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस विद द लाइन ऑफ साइट के साथ होता है। लाइन ऑफ साइट के साथ आपके पास नॉन कोइंसिडेंस ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस का क्या हो जाए, एरर आ जाए, तो उसको टैकोमेट्री में उसको कोलिमेशन एरर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का डी पार्ट आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 41 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। In tachymetry, if the line of sight is inclined at an angle of theta to the horizontal distance d can be corrected using the formula d is equal to ks cos square theta plus c. Very good question. This formula accounts for, बताइए जी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 में बात कर रहा है कि एक टैक्योमेट्री है, अगर एक लाइन ऑफ साइट जो है अगर वो इंक्लाइन की जाती है एंगल थीटा के ऊपर टू द हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो डी है और उसको करेक्ट किया जाता है फार्मूला कौन सा, डी इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। बताइए ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला जो होता है ये होता है द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। ये क्या होता है आपके पास, द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट को जब आपने देखना होता है तो वहाँ पे ये फार्मूला लगता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो बोलता है इन एन ideal pulley system with multiple pulleys, the mechanical advantage is given by the number of ropes supporting the load। कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोप्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, लोड को सपोर्ट कर रही हैं, वो मैकेनिकल एडवांटेज होती है किस में, आइडियल पुली सिस्टम में, जब मल्टीपल पुली होती हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 62 में बात करते हैं। तो द शेयर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन वेरीज। इसका आंसर है आपके पास जो शेयर स्ट्रेस होता है किसी भी पॉइंट में एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में, तो टॉर्जन के अंडर होगा तो वो क्या करेगा, वेरी करेगा लीनियरली फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, लीनियरली वेरी करता है वो सेंटर से सरफेस की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 63 में बात करेंगे। तो फॉर ए थिन वर्ल्ड स्पेरिकल प्रेशर वेसल, एक थिन वर्ल्ड है, स्पेरिकल है और प्रेशर वेसल, ठीक है जी। द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑन द वेसल वॉल इज़, कितना स्ट्रेस होता है, वो होता है इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। आपके पास जब आपके पास स्पेरिकल है जी, स्पेरिकल वेसल है तो आपके पास क्या होगा, जो प्रेशर होगा आपके पास, या सॉरी जो स्ट्रेस होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर वेसल का, वेसल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास जो स्ट्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, वो इक्वल होगा ऑल डायरेक्शंस में। 64 की बात करते हैं। सिंपली स्पॉटेड बीम ऑफ स्पेन एल कैरीज अ ट्राइंगुलर लोड विद जीरो इंटेंसिटी एट द स्पोर्ट्स एंड W किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी एट द मिड स्पेन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास सोम की बात आती है, ठीक है जी। तो बोलता है एक सिंपली स्पॉटेड बीम है जिसकी लेंथ L है और ट्राइंगुलर लोड ले रहा है, यानी कि UVL, यूनिफॉर्मली वेरिएड लोड ये ले रहा है, और जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है, कहाँ पे, स्पोर्ट्स पे, और मिड स्पेन पे, सेंटर पे जो है वो कितनी है, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो बताइए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी। उसका फार्मूला होता है जब आपके पास UVL हो और
वहाँ पे फार्मूला जो बनता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वो बनता है WL²/12 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 65। फॉर ए पॉइजन रेशियो ऑफ 0.25, आगे FM आपकी। ठीक है, तो बोलता है पॉइजन रेशियो जो है आपके पास कहीं ना कहीं अगर 0.25 है, रेशियो बिटवीन E एंड G बताइए क्या होता है, तो 2.5 का रेशियो होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का ए पार्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 में बात करते हैं, तो 66 में आपके पास क्या होता है, इन ए टेंशन टेस्ट ऑन ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जब आपके पास टेंशन टेस्ट करेंगे आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, ठीक है, तो द यील्ड इज़ फाउंड टू बी सिग्मा नॉट द octahedral shear stress at the time of yielding is given by। देखिए, टेंशन टेस्ट जब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में होगा, UTM जिसको बोलते हैं, तो यील्ड स्ट्रेस जो होता है वो सिग्मा नॉट निकल के आता है। तो बताइए जो ऑक्टाहेड्रल शेयर स्ट्रेस होगा उस टाइम पे यील्डिंग का वो क्या होगा, तो वो होता है आपके पास √2 सिग्मा नॉट अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का आपके पास डी पार्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 67 में पढ़ते हैं, तो इन अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, कहता है प्लेन स्ट्रेस की अगर बात करेंगे, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म्स में, तो वो σ1 एंड σ2 इज़ गिवन बाई, वो किसके बराबर होता है, वो होता है σ1 माइनस σ2 अपॉन 2। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 68 क्वेश्चन पूछता है, सिंपली स्पॉटेड बीम हैज़ अ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ। सिंपली स्पॉटेड बीम है तो वहाँ पे काइनेटिक इनडिटरमिनेसी कितने की होती है, 2 की होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट 68 का। अभी आपके पास हमारा 69 क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि द शेयर मॉडुलस ऑफ मोस्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ ऑलवेज लेस देन हाफ। याद रख लेना, जो आपके पास शेयर मॉडुलस होता है ज़्यादा अधिकतर मटेरियल्स का किसके साथ, अगर विद रिस्पेक्ट टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिक की बात करेंगे, किसकी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक की अगर बात करेंगे, तो वो हमेशा लेस देन द हाफ होता है, आधे से भी कम होता है जी शेयर मॉडुलस। ठीक है, मोस्ट मटेरियल्स का। तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे, तो द मोमेंट required to rotate the near end of the prismatic beam having flexural rigidity EI and length L by an angle when the fair end is fixed is given by। बोलता मोमेंट बताइए कितनी लगेगी जब आप नियर एंड ऑफ प्रिस्मेटिक बीम जो होगा वो रोटेट करवाना है आपने। ठीक है, जिसमें फ्लेक्जुलर जो रिजिडिटी है वो EI है और लेंथ जो L है, और एंगल जो है एक एंगल से आपने रोटेट करवाना है उसको। तो बताइए व्हेन द फेयर एंड जो है फिक्स किया जाए, तो वो ऑप्शन जो होगा वो डी पार्ट इज़ द करेक्ट 4EI अपॉन L। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 इज़ आस्किंग यू हाउ डज द वाटर सीमेंट रेशियो इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डनड कंक्रीट। जो हार्डनड कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है सीमेंट रेशो किस तरह से अफेक्ट करता है। तो गुड क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ए हायर वाटर सीमेंट रेशो इम्प्रूव्स ड्यूरेबिलिटी बट रिड्यूस स्ट्रेंथ, ये गलत बात है। जितना हायर वाटर सीमेंट रेशो है बोलता है वो क्या करेगा, ड्यूरेबिलिटी को तो क्या बोलता है इम्प्रूव करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। बोला हुआ है कि ए लोअर वाटर सीमेंट रेशो इम्प्रूव स्ट्रेंथ, जितना कम वाटर सीमेंट रेशो होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, बट मे डिक्रीज ड्यूरेबिलिटी, लेकिन ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है। तो ये सही बात बोली है इसने, तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सी पार्ट हम पढ़ने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर जाते हैं। तो 72 के ऊपर जाते ही हमें पता चलता है कि द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रैकिंग इन हार्डन्ड कंक्रीट इज़, कहता है कि जब हार्डनड कंक्रीट होता है तो वहाँ पे जो क्रैक आते हैं, तो उसका सबसे पहला और अहम कारण क्या हो सकता है, प्राइमरी कॉज। ठीक है, तो वो होता है जी रैपिड ड्राइंग एंड श्रिंकेज। क्या होता है, जल्दी जल्दी जो आप सुखाते हो और उसके ऊपर श्रिंकेज सुकड़ता जो है वही आपके पास क्रैकिंग का काज होता है, प्राइमरी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसिलरेटिंग एडमिक्सचर। कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है आपके पास CCl2। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास, ये कहीं ना कहीं
एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर होता है। तो वो 73 का सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 का बात करेंगे तो प्राइमरी पर्पज़ ऑफ यूजिंग एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स इन कंक्रीट मिक्सचर्स इज़ टू, जो कहता है जो आपके पास प्राइमरी पर्पज़ जो होता है एयर एंट्रेनिंग एजेंट को इस्तेमाल करने का कंक्रीट में, वो कंक्रीट मिक्सचर में, तो वो क्या होता है, वो होता है इम्प्रूव करता है फ्रीज थाउ रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट। यानी कि आपके पास जो फ्रीज थाविंग जो होती है वो उसके रेजिस्टेंस को कंक्रीट में इम्प्रूव होती है, इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स इन कंक्रीट मिक्सचर में प्राइमरी पर्पस यही है आपका कि इम्प्रूव करेगा वो फ्रीज थाउ रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा है द क्रीप इन हार्डन कंक्रीट इज़ डिफाइंड एज, जो हार्डन कंक्रीट है आपका तो उसमें जो आपके पास क्या रहते हैं, हार्डन कंक्रीट में आपके पास क्रीप की डेफिनेशन बतानी है तो ये होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी को आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुअल धीरे धीरे जो आपके पास इंक्रीज होती है किस में, डिफॉर्मेशन में, ठीक है, टूटना जो ब्रेक डाउन हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड ओवर टाइम, क्या किया जा रहा है, टाइम के साथ आप कांस्टेंट लोड लगा के रखोगे लंबे समय तक तो वो क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाएगा डिफॉर्मेशन में, तो उसी को आप कहीं ना कहीं क्रीप कहते हैं। तो क्रीप जो है कहीं ना क्रीप का क्वेश्चन आपको चढ़ ही जाता है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो आता है चाहे क्या नाम है जेई का, जितने भी देख लो आप, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि ये टाइम के साथ, ओवर टाइम, लॉन्ग टाइम के साथ जो आपके पास डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो क्रीप कहलाती है। द प्रेजेंस ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 76 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ ए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन एन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, बहुत अच्छा इंडिकेट्स दैट द, जो आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कंक्रीट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल दे रहा है तो इट मीन्स कंक्रीट जो है हाई क्वालिटी का है और लो पोरोसिटी है, लो पोरोसिटी है, पोरोसिटी मीन्स वाइड जो है वो कम है, ठीक है जी। तो याद रहेगा कि जब आप हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होंगे किस में, इन एन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में, तो वो इंडिकेट करते हैं कि कंक्रीट जो है वो इज़ ऑफ हाई क्वालिटी है एंड हैज़ लो पोरोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास दैट इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 इज आस्किंग यू मिनिमम एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट ASV विद स्पेसिंग SV, ब्रेड्थ B एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY इज़ प्रोवाइडेड सच दैट, ये आपके पास इसका ऑप्शन जो है वो ये वाला सही है, दैट इज़ ASV/BSY इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4/0.87 FY, ठीक है जी। यानी कि आपके पास शेयर एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट अपॉन ब्रेड्थ इनटू स्पेसिंग इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0.4/0.87 FY। FY इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द, ठीक है जी, रेनफोर्समेंट, ठीक है जी। तो चलिए जी, ये तो क्लियर हुआ होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 77 का डी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 is asking you for a constant water cement ratio the comprehensive strength of concrete। अगर आपके पास कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशो है तो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ जो होगी कंक्रीट की वो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन द एग्रीगेट सीमेंट रेशो, किसके साथ, अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशो जो है अगर इसको इंक्रीज करोगे तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ जो होगी कंक्रीट की वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79 इज आस्किंग यू एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन, कहता है एज पर IS 456/2000 में तो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस जो होगी कंक्रीट की वो किसके ऊपर बेस करती है, तो वो आपके पास बोथ स्टील परसेंटेज एंड कंक्रीट ग्रेड, कि कंक्रीट का कौन सा ग्रेड है और स्टील परसेंटेज कौन सी है, ठीक है जी।
तो आपके पास ये सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 79 क्वेश्चन नंबर 80 इज़ आस्किंग यू एज़ पर IAS 456/2000। ये कोड के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो मैं ना एक चीज़ कहूँगा, और वो ये है कि आप जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं इन सब को कोडल स्टडी करोगे अगर तो बहुत बेस्ट रहेगी। बिकॉज़ अलग अलग बुक्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आती हैं, कहीं ना कहीं आपके पास मिसकंसेप्ट होता है। मिसकंसेप्ट क्यों होता है? क्योंकि कहीं कोई बुक कब बनी हुई है, कोई बुक कब बनी हुई है, लिखने वाले गलत नहीं है, मिस्टेक हो ही जाती है। मिस्टेक क्यों हो जाती है? क्योंकि कोई बुक बहुत पुरानी है, कोई बुक बहुत नई है, तो थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। लेकिन जो कोड होते हैं उन कोड में कोई गलती का कोई चांस नहीं रहता है। तो 0% इज़ मिस्टेक, 0% इज़ एरर इन द कोडल लैंग्वेजेस ऑफ द कोडल जो बुक्स होती हैं आपके पास, जो कोड्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है जी, चलिए अभी बात करते हैं। एज़ पर IAS 456/2000 द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज़ बेस्ड ऑन। तो कहता है, तो ये आपके पास बहुत स्टील परसेंटेज एंड कंक्रीट ग्रेड के ऊपर आपके पास ये बेस करती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 इज़ आस्किंग यू एज़ पर IAS 456/2000 द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, creep and shrink occurring after erection of partition and the application of finishes should not normally exceed। क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। कि अगर IAS 456/2000 के अकॉर्डिंग देखें, जो डिफ्लेक्शन होती है, जो डिफ्लेक्शन आपके पास इंक्लूड करती है जो टेम्परेचर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्रीप श्रिंक करती है, होती है कब? जब आपके पास इरेक्शन ऑफ पार्टीशन, क्या होती है? इरेक्शन ऑफ पार्टीशन होती है। एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिश, जब आपके पास जो फिनिशेस को अप्लाई करना आपने, वो नॉर्मली एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कितनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए? वो आपके पास स्पेन अपॉन 350 और 20 mm विच एवरेज लेस। ये कोडल क्वेश्चन है सीधा सीधा, कि आपके पास जितनी स्पेन है डिवाइड बाई 350 करोगे वो वैल्यू, या फिर 20 mm, ठीक है, जो इन दोनों में से जो कम आएगी वो वाली वैल्यू होनी चाहिए, उसमें से सही है डिफ्लेक्शन के लिए। सही है, चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। तो द टारगेट मीन स्ट्रेंथ फॉर विच द कंक्रीट मिक्स इज डिजाइनर एक्सीड्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय अ फैक्टर Ks, where S is the standard deviation of normal distribution curve of the strength of concrete. As per IS 456/2000 the value of constant K is। वाह क्या बात है। तो लंबी कहानी पूछी, कोडल लैंग्वेज लंबी कहानी होती है बट अंडरस्टैंडेबल होती है, बहुत अच्छी बात है। तो बोलता क्या है? बोलता है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ बतानी है आपने, जिसमें आपके पास कंक्रीट मिक्स जो है डिज़ाइन किया जाता है और एक्सीड्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय अ फैक्टर Ks। किससे? फैक्टर Ks से। जो एस है वो क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। तो बताइए जी, एज पर IS 456/2000 द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K इज़, तो K की वैल्यू क्या रहती है? दैट इज़ 1.65। याद रहेगा 1.65 इज़ द वैल्यू ऑफ K फॉर किसके लिए? टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए ऑफ कंक्रीट मिक्स का। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 81 का B इज द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 82 इज आस्किंग यू इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द बैलेंस्ड परसेंटेज ऑफ स्टील इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन हैविंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील इज गिवन बाय। वाओ, क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपके पास लिमिट स्टेट डिज़ाइन के बारे में, लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड जो है उसके बारे में पूछा गया कि बैलेंस्ड परसेंटेज ऑफ स्टील जो है सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए, जिसमें M20 ग्रेड कंक्रीट है और Fe415 ग्रेड स्टील है, यानी कि HYSD का 415 लगाया हुआ है और M20 लगाया हुआ है कंक्रीट का। तो बताइए आपके पास क्या रहेगा इसका क्या नाम क्या रहेगा? तो ये आएगा 0.36, ठीक है, इंटू 0.48, ठीक है, किसके लिए? M20 के लिए आ गया ये, और इंटू में 20 आपका जो है वो आ गया M20 का, एंड 0.87 इंटू FY कितना आपके पास? वो है 415, ठीक है जी। तो इंटू में क्या होता है? 100 होता है, क्योंकि परसेंटेज की बात करिए तो ये आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा आपके पास? 0.36 इंटू 0.48 इंटू 20 अपॉन 0.87 इंटू 415 मल्टीप्लाई बाई 100। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 82 क्वेश्चन। सो 83 में पूछा हुआ है
As per IS 456/2000, the value of design bond stress for deformed steel bars in tension may be increased over that of plain bars by watch. गुड क्वेश्चंस, बहुत ही गुड क्वेश्चंस। बोलता है कि एज पर IS 456/2000 द वैल्यू ऑफ डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू रहती है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू रहती है फॉर डिफॉर्मड स्टील बार्स के लिए, किसके लिए? डिफॉर्मड स्टील बार्स के लिए इन टेंशन में, किसमें? टेंशन में। पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है। मे बी इंक्रीज्ड ओवर दैट ऑफ प्लेन बार, तो कितनी इंक्रीज हो सकती है आपके पास? तो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है डिफॉर्मर स्टील बार का इन टेंशन में, वो कितना इंक्रीज हो सकता है प्लेन बार से? वो होता है 60%। कितना? 60%। बहुत अच्छी बात है ये कि जो डिफॉर्मर स्टील बार्स होती हैं इनकी जो टेंशन में जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 60% ज़्यादा होता है, किससे? प्लेन बार्स। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन इन स्लैब्स in case of Fe 415 grade of steel is X percentage of the total cross sectional area where X is। वाह, कहते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट बतानी है आपने किसी भी डायरेक्शन इन स्लैब्स में, ठीक है जी। तो चाहे वो एक्स डायरेक्शन है, चाहे वो वाई डायरेक्शन है, यानी कि आप चाहे वो क्या नाम है लॉन्गिट्यूडनल डाल रहे हैं या फिर लेटरल डाल रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास लेंथ वाइज आता है और लेटरल में आपके पास कहीं ना कहीं ब्रेड्थ वाइज आता है। तो आपको पता है कि हम ज़्यादातर एक्स डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पे विड्थ है ना, जहाँ पे ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वाइज ही आप मेन जो बार्स होती है डालते हैं। तो बोला क्या इसने? इसने बोला कि बताओ जी क्या होगा। तो 415 के लिए ना आपके पास 415 जो ग्रेड होता है स्टील का वो 0.12% ही डालते हैं हम, अगर आपके पास ये 415 ग्रेड है तो, ठीक है। वहीं पे अगर Fe क्या बोलते हैं 250 है, 250 है, तो 250 के लिए 0.15% हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेड HYSD बार है, ठीक है। तो जो आपके पास स्टील है अगर वो HYSD है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मड बार है, तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं 0.12% ली जाती है स्टील की। लेकिन अगर बात करते हैं माइल्ड स्टील के लिए तो 0.15% होता है, 0.15%। तो आपके पास यहाँ पे 415 की बात हो रही है तो 0.12 मतलब 0.12% आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 85 में बात करते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोर्टार नॉर्मली यूज्ड इन मशीनरी कंस्ट्रक्शन आर। क्या कहता है? जो प्रोपोर्शन होता है लाइम और सैंड का किसमें? मोर्टार में नॉर्मली यूज़ किया जाता है मशीनरी कंस्ट्रक्शन के लिए। मशीनरी मीन्स आपके पास जो दीवारें वगैरह लगाई जाती हैं, ठीक है जी। तो बताइए जी क्या होगा? तो 1:2 होता है, 1:2 होता है। लाइम का जो रेशो रहता है वो 1 रहता है और सेंड कितनी रहती है? डबल रहती है उसकी, ठीक है जी। किसमें? मशीनरी कंस्ट्रक्शन में आपके पास सेंड डबल रहती है सीमेंट के। ये सीमेंट बोलो या लाइम बोलो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो लाइम एंड सेंड का जो प्रोपोर्शन रहता है 1:2 रहता है जी मशीनरी कंस्ट्रक्शन के लिए, मोर्टार जब आप बनाते हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में पूछेंगे तो कंक्रीट ऑफ हाई वर्केबिलिटी इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज। अगर स्ट्रक्चर कैसा है तो हाई वर्केबिलिटी कैसे कंक्रीट की चाहिए आपको? तो जब स्ट्रक्चर आपका मोटा होगा और हैवीली रीइंफोर्स्ड होगा। कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपके पास स्टील बार्स यूज़ की गई होंगी और थिक होगा, ठीक है जी। तो देन आपके पास कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो स्टील बार्स हैं उनके बीच में आपके पास क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा आपका कंक्रीट जाना चाहिए। तो वो आप कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो क्या कर देता है? पूरा पूरा पहुंचा देता है या ईच एंड एवरी कॉर्नर तक आपके पास रिइंफोर्समेंट के नीचे, और रिइंफोर्समेंट की कोई भी स्पेस नहीं बचती है वहाँ पे। तो एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है जो क्या कर देता है, जो पूरे जगह जगह पे आपके पास कंक्रीट को पहुंचा देता है। बट होना चाहिए क्या चाहिए? वर्केबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी, अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 तो हो गया कि हाई वर्केबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि हैवली रिइंफोर्स्ड है और थिक है, ठीक है। तो यार ये 2 बार लिखा हुआ है थिक एंड लाइटली, ये लाइटली रिइंफोर्स्ड है, गलत हो गया। और तो ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 एज पर IS 456/2000, अगर आप बात करेंगे IS 456/2000 में
तो द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, कहते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कम से कम जो ग्रेड है कंक्रीट का वो रिकमेंड किया जाएगा वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए, कितना, तो वो आपके पास देखिए पॉइंट शुड बी नोटेड, यानी कि पॉइंट टू बी नोटेड, वो कौन सा नोट करने वाला पॉइंट है, वो ये है कि वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर को रिटेन करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। तो वहाँ पे आपके पास जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है ना, वो M30 इस्तेमाल किया जाता है एज़ पर 456/2000, याद रहेगा। तो कोडल क्वेश्चन RCC के बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और बड़ा कंसेप्चुअल है और इसमें गलत होने के कोई चांसेस नहीं आ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे तो एज पर IS 456/2000 द लेपर्ड स्लाइसेस, क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन टेंसाइल reinforcement shall not be used for bars having diameter greater than, बोलता है एज पर IS 456/2000 the leopard slices in tensile reinforcement shall not be used for bars having diameter greater than 36 mm से डायमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी लेपर्ड स्लाइसेस के लिए। कितना, लेपर्ड स्लाइसेस के लिए 36 mm से ज़्यादा आपके पास रेनफोर्समेंट बार जो होती हैं उनका डायमीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे तो व्हाट डज द विकेट एपरेटस मेजर्ड इन सीमेंट टेस्ट सेटिंग टाइम। विकेट एपरेटस जो होता है आपके पास सीमेंट टेस्ट में क्या मेजर करता है, तो वो सेटिंग टाइम को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे तो पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट फॉर सीमेंट इज टू, सीमेंट के लिए अगर आप साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या रहता है, तो वो क्या उसका पर्पस क्या रहता है, उसका पर्पस रहता है मेजर द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रेजिस्ट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अगर आप साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास चेक करना होता है आपने सीमेंट का कि वो क्या एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को रेजिस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, तो क्या नाम है, ये होता है जी आपके पास साउंडनेस टेस्ट में देखते हैं हम। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो देखेंगे नहीं इसमें, रेट ऑफ हाइड्रेशन में नहीं देख पाएंगे और केमिकल कंपोजिशन में नहीं देख पाएंगे। तो एग्जैक्टली देखना क्या होता है कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को वो रेजिस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, क्या एबिलिटी ऑफ सीमेंट की रेजिस्ट करते है कि नहीं है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को रेजिस्ट करवाने की। तो द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ फॉर सीमेंट इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रेजिस्ट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पूछते हैं तो बोलता है, देखिए लास्ट 10 क्वेश्चन रहे हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो द रेशो, क्वेश्चन नंबर 91 इज आस्किंग यू द रेशो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल इज नोन एज। क्या कहा इसने, इसने कहा कि बताइए रेशो किसका, लिक्विड लिमिट का डिफरेंस का और नेचुरल वाटर कंटेंट का, किसके लिए, प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल के लिए। तो कुछ नहीं, आपके पास लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपान में प्लास्टिक इंडेक्स इज इक्वल टू में कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। ठीक है जी, याद रहेगा जब आपके पास डिवाइड में प्लास्टिक इंडेक्स आएगा तो आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिखेंगे। इसका आंसर 91 का डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 92 इज आस्किंग यू इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ए सॉइल मास। सॉइल मास में आपके पास वाइड्स का वॉल्यूम जो है सॉलिड्स के वॉल्यूम के बराबर है, देन द वैल्यूज़ ऑफ पोरोसिटी एंड वाइड्स रेशो आर। तो ये अगर आप जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0.5 और 1.0 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93, इफ़ अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आपके पास एक सॉइल है जिसकी बल्क डेंसिटी जो है 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है एंड ए ड्राई डेंसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो देन इट्स वाटर कंटेंट इट्स, तो बताइए जी क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपने देखा कि बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी कितनी है, तो इसमें 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का डिफरेंस है। तो वहाँ से जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास 15% की आंसर आएगा। ठीक है जी, तो 15% इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का सी पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 94, कोहेजिव सॉइल्स आर जनरली, वाह कोहेजिव सॉइल कैसी होती हैं, तो ये प्लास्टिक होती है और कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, कोहेजिव सॉइल कैसी होती हैं जी, प्लास्टिक और कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस भी हो सकती हैं और प्लास्टिक भी हो सकती हैं। तो लिखते लिखते ये देख लीजिए सही से क्या हाल हो गया है। तो ये तो चलो हमारा पढ़ने वालों का गहना होता है, अगर आप मानते हैं तो चले। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 इज़ आस्किंग यू
फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अगर आप क्या कर देते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को, अगर आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन कर रहे हैं तो द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्क्वायर बेयरिंग प्लेट यूज्ड इन प्लेट लोड टेस्ट शैल बी, क्या कहा, जब आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करेंगे तो मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्क्वायर बेयरिंग प्लेट यूज्ड इन प्लेट लोड टेस्ट शैल बी। कहने का मतलब क्या है ये समझिए कि जब आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन कर रहे हैं, जो थिकनेस होती है स्क्वायर बेयरिंग प्लेट की मिनिमम थिकनेस जो आपके पास प्लेट लोड टेस्ट में इस्तेमाल करोगे तो वो 25 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 mm होनी चाहिए मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्क्वायर बेयरिंग प्लेट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 96 इज आस्किंग यू the amount of water to be added to make the paste for setting time test of cement is taken as x% of the standard consistency of the cement। देखिए जी कितना वाटर जो है वो ऐड किया जाता है सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट को पेस्ट बनाने के लिए, जब उसको x% लिया जाता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट की। तो बताइए जो वैल्यू ऑफ x कितनी है, तो दैट इज़ 85। कितना? 85 है आपके पास। ठीक है जी। तो देखिए 75 और 85 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई, तो एक्चुअल द आंसर इज़ 85। ओके, तो सो क्वेश्चन नंबर 97 is asking you the intensity of active earth pressure at a depth of 5 meter in a dry cohesionless sand। कहता है जो इंटेंसिटी है एक्टिव अर्थ प्रेशर की डेप्थ ऑफ 5 मीटर पे ड्राई कोहेजनलेस सैंड पे विद एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके पास? 30 डिग्री है। और तो अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 97 डिस्कस कर रहे हैं कि जो द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर इन अ ड्राई कोहेजन लेस। क्या कहता है जो आपके पास इंटेंसिटी होती है एक्टिव अर्थ प्रेशर की डेप्थ ऑफ 5 मीटर में, जो ड्राई कोहेजन लेस है सैंड है, और विद एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। क्या कहते हैं स्पेसिफिक वेट जो है वो 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो 30 डिग्री है, और जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वो कितना है 5 मीटर डेप्थ पे है, तो ड्राई कोहेजन लेस सैंड है। ठीक है, तो बताइए जी क्या इंटेंसिटी होगी। तो इसका आंसर जो है मैंने जब कैलकुलेट किया था वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला था। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आंसर करेक्ट है। और किस तरह से करना है वो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, वेरी हो सकती हैं, तो इसका मेथड पता होना चाहिए। अभी वीडियो बहुत लंबी होगी तो डिस्कस नहीं करेंगे कौन से मेथड है, किस तरह से करना है हमने, कौन सा फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो करते हैं। दैट इज़ ए स्ट्रेटम ऑफ क्ले 2 मीटर थिक विल गेट को कंसोलिडेटेड 80% इन 10 ईयर्स। क्या कहता है जो स्ट्रेटम है क्ले का वो 2 मीटर मोटा है, जो कंसोलिडेट हो रहा है 80% इन 10 साल, यानी कि उसकी कंसोलिडेशन जो हो रही है वो सेटलमेंट जो हो रही है कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से। वो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट का मतलब होता है कि आपके पास सेटलमेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं आपने क्या करना है उसको इतना कंप्रेस करवाना है सॉइल को कि स्टेबल करवा देना, उससे नीचे अब वो 10 mm से यानी कि 20 mm से ज़्यादा सेटल नहीं होगी। ठीक है जी, 20 mm से ज़्यादा सेटल नहीं होगी आपकी सॉइल की लेयर। तो उस वहाँ पे जो सॉइल होगी वो कंसोलिडेटेड कहेंगे, सॉइल कहेंगे। और कहता है कि 80% कंसोलिडेशन हो जा रही है 10 सालों में। और कितना स्ट्रेटम था ये? 2 मीटर थिक था। ठीक है जी। तो फॉर द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ 8 मीटर थिक स्ट्रेटम ऑफ द सेम क्ले द टाइम रिक्वायर्ड इज। अब देखिए पहले कितना था? 2 मीटर था, और 80% हो रही है 10% में कंसोलिडेट, और सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि अगर यही मतलब जितना टाइम लगाया उसने 2 मीटर के 80% हो रही है, 2 मीटर वाला थिक जो है वो 10 सालों में 80% कंसोलिडेट हो रही है। तो बताइए जी अगर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लगाते हैं तो 8 मीटर थिक जो स्ट्रेटम होगा सेम क्ले का, बताइए कितना टाइम चाहिए उसको। तो ये आपके पास 160 ईयर्स मेरे पास निकले हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100 लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर।
प्लास्टिक इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन। प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है बताइए ये कौन से वाटर कंटेंट के रेंज के बीच में आता है। तो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट याद रहेगा। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट जो होती है वहाँ पे आपके पास प्लास्टिक इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज प्लास्टिक इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ड्यूरिंग सीपेज थ्रो अ सॉइल, कहता है सीपेज जब आप करोगे सॉइल से, द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज। तो सीपेज की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, वो इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो ड्यूरिंग सीपेज थ्रू ए सॉइल द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस। परपेंडिकुलर याद रख लेना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ सीपेज हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल लाइंस के। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरे देखने के लिए, लंबे समय तक बने रहने के लिए। और मैंने कोशिश करी आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का हर एक वर्ड डिस्क्राइब करने की, हर एक वर्ड रीड आउट करने की, और ये भी बताने की कि बहुत सारी यूजफुल बातें मैंने इसमें बताई हुई हैं, आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और लाइक करने से ये होगा कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी अपने आप, ठीक है जी। शेयर ना भी करेंगे अगर आप तो प्लीज़ जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर दें। फ़िलहाल हमारा टारगेट आज ये है कि पेपर हमारा पास आ गया है, तो चलो कहीं ना कहीं हम भी PYQ यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी करवा दिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।